स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 1 है आपके सामाजिक विज्ञान में भारत, आकार और स्थिति। इस अध्याय के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो हम प्रश्न यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ये सारे आपके राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल इस नाम की एक पुस्तक जारी हुई है। उसी से हम इस सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उनमें से 4 विकल्प हैं, उनमें से जो एक विकल्प सही है उसका हमें उत्तर बताना है। पहला क्या है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है उसका मान है, यहाँ पर हो जाएगा आपका स वाला 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, है ना। प्रश्न 2, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एशिया। तीसरा दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व में जितने भी देश है उन सारे देशों में हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पर आता है, और 7वें नंबर पर आता है तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा अ वाला ऑप्शन सही, 2.4%। विश्व का 2.4% हिस्सा भारत घेर के रखता है। चौथा प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत के उत्तर में जो पर्वत है उसको हम हिमालय पर्वत बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही, हिमालय। आगे चलते हैं। प्रश्न 5वां हमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? वर्तमान में अभी जो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका हमें बताना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि नया बना हुआ है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका स वाला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जब से हमारे देश में संविधान से धारा 370 हटी और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। तो पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया था लद्दाख। तो यहाँ पर हमारा स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा हमारा अ वाला ऑप्शन सही, 8। और अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? तो देश का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो है अ वाला ऑप्शन सही होगा आपका, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 घंटे, अ वाला ऑप्शन सही। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां हमें दिया हुआ है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही, हिंद महासागर। आखिरी है हमारे पास 10वां, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर के अंदर जो द्वीप स्थित है वो है लक्षद्वीप, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन सही, लक्षद्वीप। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके सारे के सारे के यहाँ पर 10 के उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके आधार पर आप यहाँ पर इसके ऑप्शन लगा सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं और हमें रिक्त स्थान बताना है। पहला रिक्त स्थान क्या है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो पहले में आएगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया कहलाता है। तो जो जल के अंदर समा गया, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु समुद्र के अंदर जो था उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो आपके दूसरे का उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर देखिए नीचे उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी इनके उत्तर देख सकते हो। तीसरा है, अरब सागर भारत की दिशा में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, तो आपके तीसरे का उत्तर हो जाएगा पूर्व में। और चौथा हो जाएगा, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। तो भारत के पूर्व दिशा में जो जलीय संरचना है उसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, है ना। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। उसके बाद भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा किलोमीटर द्वीपों के सहित बताना है, द्वीप सहित बताना है। तो भारत की जो तटीय सीमा है किलोमीटर में, तो वो हो जाएगी हमारी 7516.6 किलोमीटर। और छठवा है, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है। तो पूर्वी देशांतर जो है हमारा उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से, है ना। इलाहाबाद के पास एक नैनी नामक स्थान है, वहाँ से ये गुजरता है और इसी से हमारे पूरे देश का समय जो है टाइम जोन यहीं से बना हुआ है।
अगला है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो आपके इसमें आ जाएगा 30 डिग्री। 8वां है विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 7 है। और अभी वर्तमान में दोस्तों एक और नए महाद्वीप की खोज हुई है। तो ऐसे अगर आपके पास 7 ऑप्शन नहीं रहे और 8 अगर ऑप्शन आ जाए तो आपको वहाँ पर 8 लगा देना है। और अगर 8 नहीं है तो फिर हमारे महाद्वीप जो है वो 7 ही रहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में आपके उत्तर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। और पृथ्वी पर महासागर है। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है ना। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। उसके बाद नीचे देखते हैं। तो नीचे हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका एक शब्द में एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। तो आपके पहले का उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। दूसरा है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या है 8। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपके बंगाल की खाड़ी में। और चौथा है स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई। तो लगभग 7000 किलोमीटर। तो आपके चौथे का उत्तर आ जाएगा 7000 किलोमीटर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो आपके पांचवे का उत्तर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। छठवां है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में 2 देश हैं, एक है नेपाल और भूटान। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा नेपाल और भूटान। भारत के द्वीपीय स्थिति वाले देशों के नाम लिखिए। तो भारत की द्वीपीय स्थिति वाले देश जो है वो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव। पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो पूर्व में भारत के एक तो म्यांमार है और एक चीन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा म्यांमार और चीन। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। दोस्तों भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। तो आपके इस 90 का उत्तर हो जाएगा गुजरात। और 10वां है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तभी वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 हमें दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के सत्य और असत्य लिखिए। हमें यहाँ पर सत्य असत्य बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला प्रश्न है भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा है भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। तो ये भी सत्य है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीनों दोस्तों ये यहाँ पर सत्य है। और भारत की स्थल सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा रेखा इतनी नहीं है। नीचे देखिए 5वां हमें दिया हुआ है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो ये भी हमारा सत्य है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये भी सत्य है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में ही है। और 8वां है देखिए भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। तो ये भी सत्य है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है उस जल राशि को हम बोलते हैं एक तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। 9वां है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 10वां ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सत्य असत्य। और अब देखिए 5वां प्रश्न। 5वां हमें दिया हुआ है निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमें सही जोड़ियां बनानी है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है और सही वाले ऑप्शन को। पहला क्या है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है दोस्तों ये भारत का पड़ोसी देश है और पश्चिम में स्थित है। तो ये मिल जाएगा हमारा द वाले से, है ना। उसके बाद भारत। भारत जो है ये पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा घेरता है। तो ये मिलेगा हमारा अ वाले से 2.4% क्षेत्रफल। राजस्थान। राजस्थान जो है दोस्तों ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। तो ये मिल जाएगा हमारा र वाले से। और पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा इन दोनों की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। तो ये मिल जाएगा ब वाले से। और कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है जलवायु का विभाजन। तो ये मिल जाएगा हमारा स वाले से। इस तरह हमने यहाँ पर दोस्तों देखिए सही जोड़ी को भी मिला लिया। अति लघु उत्तरी प्रश्न में हमारे पास पहला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका उत्तर है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। प्रश्न 2 भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखें। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा वर्ष 2022 में
भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये दोस्तों हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। प्रश्न तीसरा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखें। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये सारे देश जो हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत के पड़ोस में स्थित है। अब देखिए प्रश्न चौथा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो विश्व में जो 7 बड़े देश हैं उनके हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो देखिए, रूस, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दूसरा हो जाएगा कनाडा, तीसरा हो जाएगा हमारा अमेरिका, चौथा हो जाएगा चीन, पांचवा हो जाएगा ब्राजील, छठवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवां जो है हमारा भारत, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा जो देश है वो विश्व में 7 नंबर पर आता है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, है ना। प्रश्न 5वां, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों के हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो वो नाम हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, है ना। कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है। प्रश्न 6वां, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारत जो है इसको हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो अब उपमहाद्वीप जो है तो ये किन किन देशों से मिलकर बना है वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, इस उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित किए जाते हैं। पूरे हमारा जो भारत उपमहाद्वीप है इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है, और नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी प्राय सम्मिलित किया जाता है, और कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो इतने सारे देशों को मिलाकर भारत को हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम। भारत के तीनों ओर जो जल हैं उनके हमें नाम बताना है कि वो जल राशियाँ जो वो किस किस प्रकार की हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत के तीनों ओर के जो जल राशि हैं, यहाँ पर भारत में नक्शे में अगर हम देखेंगे तो पूर्व में है हमारे बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर, और उत्तर में तो हमारा हिमालय पहाड़ है ना। तो भारत तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। उन समुद्रों को हमें यहाँ पर नाम बताने थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम। अब पश्चिम में जो समुद्र के किनारे किनारे वाले जो राज्य हैं उनके हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो पहला हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्य हैं। 9वां प्रश्न, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो भारत के जो नाम है, भारत को विश्व में हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यावर्त और भारत, इन 4 नामों से हमारे देश को विश्व में जाना जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम। तो भारत के जो पूर्वी तट है उधर जो राज्य हैं उनमें हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो हैं ये पूर्वी तट से जुड़े हुए हैं। मानक याम्योत्तर से क्या आशय है? अब हमें बताना है कि मानक याम्योत्तर जो है उसका क्या मतलब होता है। तो इसका उत्तर होगा, भारत का मानक याम्योत्तर, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 82 डिग्री 30 याम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारतीय मानक समय GMT से प्लस 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी कि जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हमारा समय जो GMT वाला जो समय, अंतर्राष्ट्रीय समय, उससे हमारा समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और हमारा जो मानक याम्योत्तर है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से लिया गया है। तो दोस्तों ये है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारा अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन लघु उत्तरीय प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त में लिखें। अब हमें रेशम मार्ग जो क्या है उसके बारे में बताना है कि रेशम मार्ग क्या था। तो देखिए, रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था। रेशम मार्ग जो था प्राचीन काल में और मध्य काल में एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इस मार्ग से जो भी व्यापारी आते थे वो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों से व्यापार करते थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा जो था वो उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था, और जिससे निकली एक शाखा भारत की ओर भी जाती थी। ये हो गया हमारा रेशम मार्ग का। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है।
कोई दो कारण बताओ। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात अगर हम देखते हैं तो उन दोनों में अंतर होता है, तो इसका हमें दो कारण बताना है कि वो इसकी वजह से क्यों होता है, किसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है, जहाँ वर्ष भर सूर्य सिर के ऊपर चमकता रहता है, जिससे दिन और रात का अंतर लगभग बराबर रहता है। कन्याकुमारी क्या है, भूमध्य रेखा जो है उसके पास में स्थित है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, पूरे साल भर सूर्य जो होता है सिर के ऊपर चमकता है, जिससे दिन और रात का जो अंतर होता है वो लगभग बराबर होता है। लेकिन भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। भूमध्य रेखा जो है उससे कश्मीर जो है वो बहुत दूर है, भूमध्य रेखा से दूर है कश्मीर, जिसकी वजह से दिन और रात में अंतर होता है। लेकिन कन्याकुमारी क्या है, भूमध्य रेखा के नज़दीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर दिन और रात लगभग बराबर ही होते हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, स्वेज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखिए, कोई दो, है ना। स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था उसे भारत और यूरोप के व्यापार का जो महत्व बढ़ा, उसके हमें दो कारण लिखना है, क्या महत्व हुआ वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, स्वेज नहर बन जाने से यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी बहुत घट गई। जब यूरोप और सुदूर जो यूरोप के पूर्वी देश जो थे उनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी थी, लेकिन जब स्वेज नहर बन गए, जिसकी वजह से व्यापार, समुद्री व्यापार जो था वो सीधा उस नहर के माध्यम से होने लग गया, जिसकी वजह से उनके बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई। जैसे कि लिवरपूल से मुंबई आने में 7,250 किलोमीटर तथा हांगकांग पहुंचने में 4,500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4,500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। अब स्वेज नहर बनने से देखिए, लिवरपूल से अगर हम मुंबई आते हैं तो 7,250 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब ये कितना होता है समुद्र में, 7,250 किलोमीटर, है ना। तो ऐसे इस नहर के कारण भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अब जब स्वेज नहर बन गई थी उसकी वजह से भारत और यूरोपीय देशों के बीच जो व्यापार था वो बहुत ही बढ़ गया था, और दूरी बढ़ने की वजह से दूसरे व्यापारी भी यहाँ पर आने लग गए। अगला प्रश्न है, भुवन पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। भुवन पोर्टल क्या है ना। तो भुवन पोर्टल क्या है, स्कूल भवन का एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। भुवन पोर्टल क्या करता है, ये एक प्राकृतिक संसाधन जो है जैसे पर्यावरण और सतत विकास में एक छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है। भुवन पोर्टल जब आप खोलोगे तो आपको वहाँ पर मानचित्र देखने को मिल जाएंगे, और हर प्रकार के आपको वहाँ पर मानचित्र मिलेंगे। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो कि देश के प्राकृतिक संसाधनों और विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है ना। भुवन पोर्टल क्या है, बच्चों में पर्यावरण से संबंधित जानकारी और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने के लिए मानचित्र के आधार पर शिक्षा देता है। मानचित्र बना बनाकर वहाँ पर जब आप खोलोगे तो आपको बहुत सारे मानचित्र मिलेंगे, आप गूगल पर जाकर भुवन पोर्टल लिखना, है ना। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत की जलवायु के कोई दो महत्व लिखिए। तो कर्क रेखा, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए कर्क रेखा के उत्तर स्थित भागों तक उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकृष्ट करता है और जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है। कर्क रेखा क्या करती है, ये उत्तर में स्थित उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है, उत्तर में क्या है हमारे उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मरुस्थली जो थार का मरुस्थल है वहाँ की जो ग्रीष्म ऋतु में ये कर्क रेखा जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है ये तप्त होकर एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनाती है, गर्म हो जाती है थार के मरुस्थल से, और ये एक निम्न वायुदाब का केंद्र बनाती है जो दक्षिण पश्चिम की जो मानसूनी हवाएं होती है उनको उनकी ओर आकृष्ट होती है और पूरे भारत में ये वर्षा करवाती है। तो ये हो जाएगा हमारे कर्क रेखा का महत्व। अब हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न में दिया हुआ है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदु का स्पष्ट कीजिए। भारत जो है इसको हम उपमहाद्वीप बोलते हैं, तो क्यों कहा जाता है उसका हमें 3 बिंदु से कारण बताना है। तो देखिए, भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जो आत्मनिहित है और विभाजन बनाता है उसे उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भूमि का कोई भी एक इतना बड़ा टुकड़ा जो कि खुद में निहित है और जो एक दूसरे को विभाजित करता है, काटता है, उसे हम उपमहाद्वीप के रूप से जानते हैं। भारत एक शासित भूमि का अलग टुकड़ा है। भारत क्या है, एक अलग भूमि का टुकड़ा है जो महाद्वीप से अलग है। एशिया महाद्वीप जो है उससे हमारा देश अलग है, क्योंकि तीनों ओर तो समुद्र से घिरा हुआ है, ऊपर बहुत ही बड़ी एक उत्तर में हिमालय पहाड़ है और मुख्य महाद्वीप का हिस्सा प्रतीत होता है। इसलिए भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत एक महाद्वीप हुआ करता था।
बाद में भूमि के निरंतर आंदोलन और उपमहाद्वीपीय भाव के कारण यह एशिया का एक हिस्सा बन गया। जमीन का कोई भी टुकड़ा जो राजनीतिक रूप से बड़ा और स्वतंत्र है उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 बिंदु थे हमारे यहाँ पर, पहले हमारा देश क्या था, एक माना जाता है कि एक महाद्वीप ही था, लेकिन धीरे-धीरे जब पृथ्वी के अंदर परिवर्तन हुए तो ये एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ता गया और जमीन का एक भाव के कारण ये क्या हुआ, एशिया महाद्वीप का हिस्सा बन गया। तो इससे जो जमीन का कोई भी टुकड़ा जो राजनीतिक रूप से बहुत ही बड़ा होता है और स्वतंत्र होता है, अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप। अगला प्रश्न देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 आपकी परीक्षा के लिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कोई 3 लाभ लिखिए। हिंद महासागर जो है वो भारत की केंद्रीय स्थिति की वजह से क्या लाभ प्रदान करता है, ये हमें बताना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए हिंद महासागर की वजह से भारत को क्या लाभ होते हैं। भारत हिंद महासागर के केंद्र स्थित है। यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर का जो नाम है वो हमारे देश के ऊपर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश को प्राचीन काल में हिंदुस्तान कहा जाता था और उसी हिंदुस्तान की वजह से इस महासागर को हम हिंद महासागर कहते हैं। भारत के भू राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि अनेक हितों की पूर्ति हेतु हिंद महासागर से ही होती है। अब देखिए हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को जोड़ता है तथा इसका तेल व्यापार की दृष्टि से विशेष महत्व है। हिंद महासागर क्या करता है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप तीनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है और जो तेल का व्यापार होता है वो इस महासागर से बहुत ही विशेष महत्व का होता है। भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। भारत जब दूसरे देशों से व्यापार करता है तो 78% व्यापार जो है वो हिंद महासागर से ही होता है। भारत के संसाधनों की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है। और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन, अगर हम सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर देखें तो हिंद महासागर और उसके आसपास के तटीय क्षेत्र भूभाग विविध सांस्कृतिक और जैव विविधता से भरा हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय शोध और अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है जो वैज्ञानिकों, भूगोलों, जैव वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए रुचि कर रहा है। इसलिए हिंद महासागर का जो महत्व है वो हमारे देश के लिए और भी बढ़ जाता है। प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न तीसरा और आखिरी प्रश्न है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदु से स्पष्ट कीजिए। और ये भी आपकी परीक्षा के लिए आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। भारत में मानक समय की आवश्यकता, हमें मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, देश के विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारतीय मानक समय प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए यूटीसी प्लस 5 और 30 है। अब हमारा देश क्या है, बहुत ही बड़ा है। जम्मू कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, भारत एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही फैला हुआ और विविध संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ पर अगर हम समय का अंतराल देखें तो कहीं पर सूर्य पहले उदय हो जाता है, कहीं पर बाद में, कहीं पर सूर्य पहले अस्त हो जाता है, कहीं पर बाद में। तो ऐसे हमारे यहाँ पर समय में भी अंतर देखा जाता है। तो उसके लिए भी हमें एक मानक समय की आवश्यकता होती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय के अंतर को समाप्त करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य भी समय का बहुत ही ज़्यादा अंतर, 2 घंटे का समय का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। तो उस समय के अंतर को खत्म करने के लिए भी हमें मानक समय की आवश्यकता होती है। और समय संबंधी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमें मानक समय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये थे आपके अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।